नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आई इस यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। महात्मा गांधी की पहली एक वीडियो हमने डाला था अपने चैनल्स पे। अभी हम सेकेंड वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और जो लास्ट वीडियो है उसका भी हम लोग एक बार रिकॉल और रिविजन्स करते हुए चलेंगे। वैसे गांधी के बारे में कितना भी कुछ कहा जाए तो वो संभव नहीं है। गांधी ना सिर्फ भारत की प्रेरणा स्रोत रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता रहे, राजनीतिज्ञ रहे हैं या धार्मिक विद्वान रहे हैं, उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। राजनीति में धर्म का सकारात्मक इस्तेमाल जो है गांधी ने किया। सत्य अहिंसा के कॉन्सेप्ट को, विचार को उन्होंने स्थापित किया राजनीति में। गांधी ने उस अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ करके भगाया जिस अंग्रेजों के राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता था। और नियर अबाउट 75-80% पूरी दुनिया पे जब अंग्रेजों का कब्जा था, तो उस टाइम में गांधी ने सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के बलबूते उस भारत से खदेड़ भगाया और भारत को अंग्रेजों के विरोध में, खिलाफ में आज़ादी दिलवाई। तो हम उस गांधी के बारे में बात कर रहे थे और उनके लास्ट वीडियो में हमने उनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात की कि जैसे उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, पोरबंदर में हुआ। ठीक है। अब उसके बाद जो है सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं कि जो 1888 में वो लंदन जो है हायर एजुकेशन के लिए गए, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है गुजरात में हुई थी। अब बेसिकली बैरिस्टर थे, कानून की शिक्षा दीक्षा के लिए वो लंदन गए थे 1888 में। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1891 में वो कानून की पढ़ाई के बाद या बैरिस्टर की डिग्री के बाद जो है ही केम बैक टू इंडिया अगेन। 1893 की घटना है कि 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला, जिनका की बिजनेस था, जिनका की ट्रेड था साउथ अफ्रीका में, उनके कंपनी का, उनके बिजनेस का, उनके ट्रेड का कानूनी कोई मसला फंसा हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। उनकी पैरवी के लिए गांधी को दादा अब्दुल्ला ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, उसको हायर किया। और 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका पहली बार गए। ठीक है। 1894 में उन्होंने क्या किया, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की। ये इनके जीवन की पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी स्थापना गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की है। अब इसका मूल उद्देश्य ये था कि भेदभाव के खिलाफ में, रंग भेद के खिलाफ में, नस्ल भेद के खिलाफ में आवाज उठाना, या भारतीयों को जो वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था, जो इंडियन ट्रेडर्स वहां पे रह रहे थे उनको जो वोटिंग राइट नहीं मिला था, या डुअल दर्जे का जो व्यवहार उनके साथ में किया जा रहा था, उसके विरोध में आवाज उठाना, आवाज को मजबूत करना, ये सब तमाम जो है मांग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गांधी कर रहे थे। और अगला जो है डेट आता है उनके जीवन में 1899 का, जब उन्होंने नटाल इंडिया एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना उन्होंने की। बेसिकली क्या था कि साउथ अफ्रीका में एंग्लो बोर वॉर चल रहा था। और वहां पे अंग्रेजों का जो लोकल्स थे, वहां पे दक्षिण अफ्रीका के जो पीपल्स थे, उनके साथ में जो बेसिकली जो क्लास था, उस क्लास में जो हताहत लोग थे, या जो लोग स्थानीय लोगों की जो हताहत थे, या आर्मी से संबंधित जो लोग जो दुर्घटना से ग्रसित होते थे, या तमाम जो लोग जो अफेक्टेड थे, उसकी सेवा के लिए, उसके सर्विस के लिए उन्होंने नटाल इंडिया एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की। और 11,000 वॉलंटियर्स इसमें हुआ करता था उस टाइम में। और इसी घटना के इसी नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना के ही सिलसिले में उनको कैसर ए हिंद का जो टाइटल है अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं कि 1904 में उन्होंने क्या किया, फिनिक्स सेटलमेंट जो है डरबन में, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है डरबन, वहां पे फिनिक्स आश्रम की उन्होंने स्थापना की। ठीक है। 1908 में हम लोग क्या देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में वो पहली बार जेल गए। ठीक है ना। और फिर उसके बाद 1909 की यदि हम बात करें, तो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका लौटते के क्रम में जो है उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। ये उनके जीवन की पहली पुस्तक थी, गुजरात में ये पुस्तक लिखा गया था। ठीक है ना। और कैंटोनल कैसल जहाज जो है उससे वो लौटे थे इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका, जिस दरमियान उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की, और ये गुजराती भाषा में लिखा गया एक पुस्तक था। फिर आगे 1910 में उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म्स की स्थापना की। ठीक है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो जो आश्रम है, जो फॉर्म है, जो इनके द्वारा स्थापित किया गया है, तो पहला उसमें कौन सा क्रम आ रहा है। पहला जो कोई आश्रम है, जो सेटलमेंट है या फिर फार्म्स है जिसकी स्थापना उन्होंने की है, वो क्या है, फिनिक्स फिनिक्स सेटलमेंट है जो डरबन में किया 1904 में। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म्स की स्थापना की। और 1916 में हम क्या देखते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना भारत में आगे चल करके वो करेंगे। ठीक है।
यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हिंदू स्वराज की रचना उन्होंने की है, ये इनके लाइफ से जुड़ा हुआ पहला पुस्तक था। और ये किस लैंग्वेज में किया गया है? गुजराती में। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। और जिस जहाज से ये इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका लौटे थे वो थे कैल्डोनिन कैसल जहाज था जिससे वो लौटे थे। अब हम लोग बात करते हैं भारत की। ठीक है। तो भारत में ये लौटते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके पॉलिटिकल टीचर थे या जो राजनीतिक गुरु थे, उनके परामर्श पे, उनके सलाह पे, उनके विचार से जो है ये भारत लौटे हैं। और भारत लौटने का जो उनका डेट था वो 9 जनवरी 1915 था। और इसीलिए उनके मेमोरी में, उनके ऑनर में जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है, एनआरआई डे जो है, उस दिन भारत सरकार सेलिब्रेट करती है। ठीक है। और एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब कांग्रेस का पहला सेशन जिसमें गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो 1901 का कलकत्ता सेशन था। ये ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कि कलकत्ता सेशन गांधी के जीवन का पहला कांग्रेस सेशन था, कांग्रेस का कलकत्ता सेशन था जिसमें कि गांधी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। और 9 जनवरी 1915 को ये लौटे यहाँ पे। फिर 1916 में जो है ये साबरमती आश्रम की स्थापना की। और 1916 में ही जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें दूसरी बार गांधी जो है पार्टिसिपेट किए थे या भाग लिए थे। और वहीं पे राजकुमार शुक्ल के कहने पे या उनके मतलब रिक्वेस्ट पे ये चंपारण पहुंचे थे। और चंपारण इनके जीवन का पहला राजनीतिक प्रयोग था। चंपारण वो जगह है जिसने कि गांधी को राजनीतिक रूप से गांधी बनाया। ठीक है ना। और इस घटना को हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे 1916 में हमने साबरमती आश्रम की ऑलरेडी हमने जिक्र कर दिया है। 1917 का यदि हम लोग जिक्र करें तो यहाँ पे दो तीन चीज है कि चंपारण में तीन कठिया पद्धति लागू थी। चंपारण में बेसिकली क्या था कि तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया पद्धति जो है ये लागू था। और इसी के विरोध में गांधी ने क्या किया था? अपना सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है। और किसके कहने पे ये यहाँ पे आए थे? उस व्यक्ति का जो लोकल लीडर्स था या जो स्थानीय नेता था, जिनके कहने पे या जिनके रिक्वेस्ट पे ये वहां पहुंचे थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है कि ये लोकल स्थानीय नेता थे जिनके कहने पे, जिनके रिक्वेस्ट पे ये चंपारण वहां पे पहुंचे थे। और वहां पे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका भी सपोर्ट इनको मिला। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। और लास्ट में ये वहां पे जो अनशन पे बैठे और फिर बाद में जाकर के इनका जो ये सत्याग्रह था ये सफल हुआ। पहला सत्याग्रह का प्रयोग था जो किसी किसी मतलब लोकल स्थानीय जो आंदोलन है अनशन पे किया गया था। और गांधी का सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग है चंपारण में जो उन्होंने किया था। और ये सफल भी रहा। आगे हम लोग देखेंगे कि जब इन्होंने आमरण अनशन इन्होंने किया तो अंग्रेजों को इनका डिमांड जो है मानना पड़ा। और जो किसानों को जो लगान की जो ऊंची दर थी उससे मुक्ति मिली। और इस सफलता, ये जो चंपारण सत्याग्रह के सफलता पे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या कहा था? महात्मा की उपाधि दी थी। ये पहली घटना है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको क्या किया? महात्मा की उपाधि दी। ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे जो है वो 1918 में उन्होंने क्या किया? ठीक है। ये चंपारण सत्याग्रह हमने देखा, ये राजनीति में पहला प्रयोग है भारतवर्ष के अंदर। फिर 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में इन्होंने शिरकत की या इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कारण क्या था कि प्लेग पहले एक महामारी थी, प्लेग एक भयंकर बीमारी थी जिससे हजारों लाखों लोगों की जान जाती थी। और ये कहा गया है कि मतलब वहाँ की जो लोकल जनसंख्या थी उसका 10% जनसंख्या जो था वो इसके कारण जो है खत्म हो गया था। और इसी के विरोध में जो मिल मजदूर है ये अनशन पे बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमें बोनस का जो डिमांड, जो बोनस के बारे में अ, अंग्रेजों ने जो उनकी मांगों को माना था वो बोनस उनको दिया जाए।
पहली बार जीवन में इन्होंने यहाँ पे भारत के अंदर जो भूख हड़ताल यहाँ पे किया था इसी आंदोलन के दौरान। और फिर लास्ट में ये भी एक सफल प्रयोग था गांधी के जीवन का। और लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि 35% बोनस देने पे जो है ब्रिटिश हुकूमत जो है राजी हुई थी, सहमत हो गई थी। और ये भी एक सफलतम प्रयोग में से एक था। अगला जो उनका प्रयोग था और अगला जो आंदोलन है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो था खेड़ा आंदोलन। ठीक है। फिर अगला आंदोलन है 1919 का रॉलेट एक्ट। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि 1919 से लेकर के 1947 का जो युग है वो गांधी का युग कहा जाता है। क्योंकि गांधी की लीडरशिप में ही हम लोग देखते हैं कि अब ये जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था, वो मास मूवमेंट में चेंज होता है। ठीक है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, किसानों की भागीदारी बढ़ती है, मजदूरों की भागीदारी बढ़ती है। और शहरी क्लास जो है उससे आंदोलन जो है पेनिट्रेट करता है, ग्रामीण क्षेत्र की ओर शिफ्ट होता है, और जो आंदोलन है वो मास मूवमेंट में चेंज होता है। और कांग्रेस भी व्यापक स्तर पे जो है आम आदमी की एक राजनीतिक पार्टी बन पाती है। तो उसमें गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। उनका जो व्यवहारिक प्रयोग था और सैद्धांतिक जो प्रयोग है वो काफी सफल माना गया। ठीक है ना। तो इसीलिए इस युग को हम लोग किस युग के नाम से जानते हैं? गांधी युग। क्योंकि गांधी का प्रभाव जो है 1990 से लेकर के 1947 तक के जितने भी आंदोलन है या जितने भी कांग्रेस पे खासतौर पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम में, उस पे खास प्रभाव गांधी का दिखता है। 1919 की एक घटना है रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट की घटना में भी उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। उन्होंने इस कानून को कहा था कि ये बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का ये कानून है, काला कानून है, डार्क कानून है। इसका विरोध उन्होंने किया था। फिर एक आंदोलन हुआ था खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक। इसको भी सपोर्ट किया था गांधी ने। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने इनका भी इस आंदोलन का भी सपोर्ट किया था। अगला जो आंदोलन है जो जिसमें गांधी जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और या जिनके लीडरशिप में आंदोलन आगे बढ़ता है वो था 1920 का असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। और इसी में चौरी चौरा की घटना होती है और हम लोग देखते हैं कि उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो रिटर्न बैक कर लेते हैं। और इसी ड्यूरेशन से वो कैसर हिंद की उपाधि जो टाइटल जो अंग्रेजों ने दी थी उसको वो रिटर्न बैक करते हैं। ठीक है ना। और विट्ठल और सुभाष चंद्र बोस ने इसे जो है एक अनसक्सेस आंदोलन या मूवमेंट कहा था। फिर आगे का जब डेट हम लोग देखते हैं 1924 का। यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है ना। 28 दिसंबर 1885 को जिस कांग्रेस की स्थापना हुई थी, या जो कांग्रेस एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के रूप में रही है, और जो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में जिसके सर्वाधिक भूमिका रही है, उस कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ गांधी ने एक बार की थी बेलगाम में, कर्नाटका में। फिर 1929 का डेट आता है कि हम लोग देखते हैं कि नवजीवन मैगजीन जो है उसका संपादन वो करते हैं। और वीकली मैगजीन है ये। ठीक है। इसके संपादक जो है घनश्याम दास बिरला थे। ठीक है ना। दोस्तों इसके संपादक कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ठीक है। इसको उन्होंने बनाया था। ये वीकली मैगजीन था। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। सॉरी, 1930 को ये दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ था। और कराची के अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये भी काफी फेमस स्टेटमेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर आगे एक डेट आता है उनके जीवन में 5 मार्च 1931 का। और यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट होता है। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसको रिटर्न बैक करने की जो है लॉर्ड इरविन जो रिक्वेस्ट करते हैं महात्मा गांधी से, और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट है। क्योंकि गांधी की जो 11 मांगे थी उनमें से कुछ मांगों को लॉर्ड इरविन ने जो एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद एक पैक्ट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। और ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। और यहाँ पे ये जो जो व्यक्ति है इनके लिए मीराबेन ने दो महात्मा कहा था। इनकी एक शिष्या थी जिसका नाम था मीराबेन। ठीक है। उसका नाम था मीराबेन। इसी घटना के दौरान लॉर्ड इरविन एज वेल एज महात्मा गांधी को उन्होंने कहा था कि ये जो मीटिंग है ये दो महात्माओं के बीच का मीटिंग है। दो महात्माओं के बीच का
बेसिकली आप बस ये कह सकते हैं कि लॉर्ड इरविन को भी उन्होंने महात्मा कहा, और महात्मा गांधी तो ऑलरेडी महात्मा गांधी का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको दिया था। जब ये पैक्ट हुआ उसके बाद उनके जीवन की एक घटना है कि 1931 में ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है कि बी आर अम्बेडकर एकमात्र नेता थे जो तीनों गोल में सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। तो कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सेकंड गोल में सम्मेलन जो था वहां पे जो महात्मा गांधी है वो पार्टिसिपेट किए थे एज ए कांग्रेस मेंबर। 1932 की बात यदि हम लोग करें तो उसमें उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है ना, जिसको ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता है। ठीक है। पहली बार इन्होंने शोषित, पीड़ित, शोषित, वंचित और पीड़ितों के लिए जो है हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना इन्होंने की थी। और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 1932 32 में ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा की जाती है। और उसके बाद जो एक जो पैक्ट है वो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा जो है साइन किया जाता है 1936 में। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।